जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर वी डिस्कस व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमने डिस्कस किया, महर्षि कन्नड ने अणु का आइडिया दिया, पदार्थ का आइडिया दिया, फिर डाल्टन्स ने उसका प्रॉफिट लिया, डाल्टन्स ने थ्योरी प्रपोज की। क्लियर? तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। फिर उनके कुछ और भी पोस्टुलेट आए और हर एक पोस्टुलेट में हमने देखा कि कुछ न कुछ फॉल्ट था, कुछ न कुछ वॉयलेशन था। फाइन। फिर हमने स्टार्ट किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो कैथोड रे में हमने पूरा सेटअप देखा, फिर कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिस्कस की। क्लियर? आज देखेंगे बच्चों की जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज और मास कैसे कैलकुलेट किया है। And then we will discuss how to find the number of electron, proton and neutron in an atom. Clear? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन पहले देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, बट दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एक फिगर गिवन है, उसका मतलब क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। फाइन। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ये इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कैसे किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप फिर भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसको जरूर पढ़े। स्पेसिफिक चार्ज बच्चों चार्ज बाय मास रेशियो होता है। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? दिस इज चार्ज बाय मास रेशियो। इफ वन आस्क यू डिफाइन स्पेसिफिक चार्ज, so it is nothing, it is the ratio of charge by mass. तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है? अब समझना ये कैलकुलेट किसने किया, ये कैलकुलेट किया थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ये थॉमसन ने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना आएगा। फाइन। तो उसके लिए इन्होंने एक कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट, एक सेटअप तैयार किया, लाइक दैट। इस तरह से एक इनका सेटअप था। यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई, लाइक दैट। ये स्क्रीन थी। एज आई टोल्ड, थोड़ा सा रफ आइडिया रखें, बस वैल्यू आप याद रखें क्या होती है, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका कैथोड था, ये आपका एनोड है, एनोड के अंदर होल है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लाइक दैट। फाइन। अब समझना अच्छे से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो अपोजिट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। और मैग्नेटिक मैग्नेट मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड भी लगा सकते हैं, लाइक दैट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है? अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। if only electric field is applied, EF का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। if only electric field is applied, तो ये जो कैथोड रे गई बच्चों, ये किस तरफ गई? ये डिफ्लेक्ट हो गई ए की तरफ, क्योंकि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो पॉइंट ए स्पार्क, पॉइंट ए इज स्पार्क। जो आपको फ्लैश मिला वो कहाँ पे मिला? ए पे। ठीक है? if only magnetic field is applied, यदि मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा साउथ पोल की तरफ, लाइक दैट। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट सी। देन देखो इस बार हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो ऐसा मत समझना कि सर ये नेगेटिव की तरफ क्यों आ रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट था और वो अब इस रोल में ही नहीं है, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल की तरफ आ रहा है। देन पॉइंट बी, चलो पॉइंट सी इज स्पार्क्ड।
यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इफ both field is applied, if both magnetic and electric field is applied, यदि दोनों ही अप्लाई कर दे, then no deflection, there is spark at point B, then point B is spark। के बाद कहाँ पे स्पार्किंग हुई, पॉइंट बी पे, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे फील्ड हम चेंज करते जा रहे हैं उसका डिफ्लेक्शन का जो रीजन है वो भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पे स्पार्किंग हुई, मैग्नेटिक में सी पे हुई, और दोनों फील्ड अप्लाई कर दें तो बी पे हुई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट, क्लियर। तो यहाँ से थॉमसन ने सेम कंक्लूजन दी है, ये जो डिफ्लेक्शन है, दिस डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर्स, दिस डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्लेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, डन। तो यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्लेक्शन। सबसे पहला फैक्टर, दिस डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल। जितना ज्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा ही तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा इस पार्टिकल का उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो मोर द चार्ज मोर विल बी डिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दिस डिफ्लेक्शन is directly proportional to strength of electric field and magnetic field। ये बात भी सही है, जितना ज्यादा इंटेंसिफाइड फील्ड होगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी इस फील्ड की उतना अच्छे से ये अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, फाइन। एंड द थर्ड फैक्टर, थर्ड आप रिलेट करके बताओ कि हाउ द डिफ्लेक्शन इज रिलेटेड विद मास। ये आप खुद से बता सकते हैं। मान लो एक पार्टिकल का मास कम है और एक का ज्यादा, तो किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एनीवन, ज्यादा मास वाले का या कम मास वाले का, whose deflection will be more in any field। तो कम मास कम मास वाले का, एग्जैक्टली, कम मास वाले का, क्लियर। जिसका मास कम होगा, जो लाइट पार्टिकल होगा उसका डिफ्लेक्शन फास्ट होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। तो ये तीनों पॉइंट तो हमने देखा कि इन फील्ड का क्या इफेक्ट हुआ, और ये तीनों पॉइंट हमने देखे कि डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो डिफ्लेक्शन पार्टिकल के चार्ज पे भी डिपेंड करता है, पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। अब थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करके इस स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्लियर। तो 11th लेवल पे आपको उन इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। दैट विल कम इन क्लास 12th इन फिजिक्स, क्लियर। तो यू हैव टू लर्न एट दैट टाइम। तो 11th लेवल पे आप सेटअप पता रखें, सेटअप क्या था, डिफ्लेक्शन किन किन पॉइंट में कब कब हुआ, डिफ्लेक्शन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और स्पेसिफिक चार्ज की अल्टीमेट वैल्यू क्या आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक चार्ज Thomson calculated by balancing electric and magnetic forces the specific charge of electron that was come out as 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb per kg. This is very important value. This is how Thomson calculated the specific charge of electron। specific charge का मतलब क्या हुआ, what is meaning of specific charge? Wait for 1 second। एक्चुअली सहज को वॉइस नहीं आ रही थी,
I got message. Okay, no internet connection. चलिए we will check the recording. Rest is fine. अगम एंड सुवेनी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अगम कुमार आपको? अगम is also disconnected. Agam, is it audible now? Agam Kumar, is it audible to you? Wait for 2 seconds. Let me. Agam, actually, आवाज नहीं होगी तो फिर there is no significance of this live lecture. Let me confirm. Wait for 1 second. Okay, fine. So, if it is मैं Actually, आपको sir, I got disconnected. That's why I can't hear your voice, sir. okay. Now, are you comfortable now? Yes, sir. Okay, चलिए, come to that point. What we are discussing is calculation of specific charge. तो हमने देखा कि थॉमसन ने अलग अलग फील्ड को वेरी किया तो क्या इफेक्ट पड़ा और ये डिफ्लेक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी एंड somehow Thomson applied the electric and magnetic equation and calculate the specific charge. And what was the value of that charge? This is 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb per kg. Now, as electron is negatively charged, तो चार्ज उसका नेगेटिव रखेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि मास तो नेगेटिव होगा नहीं. तो दैट इज -1.6 into 10 की पावर 11. ये वैल्यू आपको एज इट इज याद होनी चाहिए. देन टेक ए स्क्रीनशॉट. Then we are going to discuss calculation of charge of electron. So take. Fine. Next, calculation of charge of electron. तो ये specific charge का आप थोड़ा सा याद रखेंगे थ्योरी फैक्टर्स और ये एक्सपेरिमेंट ब्रीफली याद रखें. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो फैक्टर्स है ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है और वैल्यू इंपॉर्टेंट है. नाउ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सारा थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट है. इसके बाद न्यूमेरिकल और इक्वेशंस आएंगे. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. So any of you can tell me what is the charge of electron? एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? सबको याद होगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is minus of 1.6 into 10 raised to power minus 19 this much of coulomb. This is electron's charge. How much? Minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. अब ये किसने कैलकुलेट किया और कैसे कैलकुलेट किया? इट वाज कैलकुलेटेड बाय मिलीगन.
और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. इट वाज कैलकुलेटेड बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. इसको अच्छे से समझना, वेरी इंटरेस्टिंग. हालांकि अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चार्ज ही याद रखना होता है, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस. फाइन. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? ये परफॉर्म किया था मिलिकन ने. रिमेंबर, यू कैन राइट, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय मिलिकन. फाइन. देखें अच्छे से क्या सेटअप था. कुछ इस तरह से एक एटोमाइजर स्प्रे था, दैट वाज एटोमाइजर स्प्रे. ठीक है. यहाँ पे दो प्लेट थी, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अदर इज नेगेटिवली चार्ज. दैट इज एटोमाइजर स्प्रे और नोजल स्प्रे. एटोमाइजर स्प्रे अच्छे से समझना ताकि आप खुद से भी लिख पाओ इसको. फाइन. दैट इज एटोमाइजर स्प्रे. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे दो प्लेट ली गई, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट. ठीक है, ये भी सही है. इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स रखा. दिस इज एक्सरे सोर्स एंड हियर देयर इज टेलीस्कोप. तो आप कैसे भी बनाते, टेलीस्कोप. देन ये सेटअप था मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का. इस ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा सा होल भी था, इसको भी आप बनाएं. ठीक है. और एटोमाइजर स्प्रे जो है, इस बॉल टाइप स्ट्रक्चर में ऑयल फील्ड है, ऑयल है, तेल है इसके. दिस इज फील्ड विद ऑयल. डन. फाइन. तो व्हाट ही डिड, मोलिकन ने क्या किया, मोलिकन ने वहां से स्प्रे किया ऑयल ड्रॉप. एक्सपेरिमेंट का नाम ही ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है. तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप का बहुत बड़ा रोल है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करने में. फाइन. एटोमाइजर स्प्रे का मतलब क्या होता है, जैसे नोजल स्प्रे, जो परफ्यूम स्प्रे होता है. जब आप परफ्यूम छिड़कते हो, परफ्यूम के स्प्रे करते हो, तो एकदम छोटे से पार्टिकल निकलते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल. क्लियर. तो हमने यहाँ पे भी एटोमाइजर स्प्रे लिया है. वो परफ्यूम स्प्रे के जैसा ही है. जो ऑयल ड्रॉप आएगी उसकी बहुत ही छोटी ड्रॉप आएगी, यू कैन से दैट इज इनविजिबल. ठीक है. यहाँ से ऑयल ड्रॉप आई, ये ऑयल ड्रॉप यहाँ तक पहुंची और अंदर जाएगी नीचे की तरफ. ठीक है. अब क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है. इस कंटेनर के अंदर क्या है बच्चों, गैस है. और यहाँ से आप एक्सरे सोर्सेज डाल रहे हो. आपको याद होगा एक्सरेज आर हाईली हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है. तो ये एक्सरे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है. दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन. अब इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से क्या होगा, जो इस कंटेनर के अंदर गैस है, उस गैस का आयोनाइजेशन होगा. इट आयोनाइजेस गैस, इट आयोनाइजेस गैस. तो इस हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे के कारण हाई फ्रीक्वेंसी आएगी और उस हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे से गैस का आयोनाइजेशन होगा. आयोनाइजेशन होने का मतलब, जब गैस आयन बनाएगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. तो अब इस कंटेनर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. ठीक है. नाउ जैसे ही ऑयल ड्रॉप का बहुत ही फैसिलिटी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को स्टिक कर लेगी, इलेक्ट्रॉन इस पे जाके स्टिक हो जाएंगे. फाइन. अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है, इस ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रही है. एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आई, मान लो यहाँ तक पहुंची, लाइक दैट. दिस इज ऑयल ड्रॉप. ठीक है. ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रही है. ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको ऊपर की तरफ खींच रही है. इफ वी बैलेंस दीज फोर्सेस समहाउ, किसी तरह से हम इन दोनों को बैलेंस कर दें, इक्वेट कर दें, तो कैन यू टेल मी द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड और नॉट. दोनों फोर्सेस बैलेंस कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। और जैसे ही बैलेंस करोगे द ऑयल ड्रॉप बिकम स्टैटिक, ये ऑयल ड्रॉप रुक जाएगी। जैसे ही बैलेंस हुई तो वो ऑयल ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगी, जहां पे थी वहां की वहां रुक जाए। क्लियर? if Fp is equal to Fg, then the oil drop is static, रुक जाएगी, नो मूवमेंट, फाइन। और इस टेलीस्कोप की मदद से हम उस पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये रुकी, इसको रोकने का पर्पज क्या था, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द चार्ज बाय काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन। अब हम इस पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब चार्ज कैलकुलेट किया गया बच्चों, तो चार्ज कुछ इस तरह से था, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप is something like n into n multiplied by minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 this much of coulomb। जब ऑयल ड्रॉप को स्टैटिक करके दोनों फोर्सेस बैलेंस करके चार्ज हमने कैलकुलेट किया, तो चार्ज का वैल्यू क्या आया, -1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। क्लियर? ये चार्ज का वैल्यू था, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नहीं, ये ऑयल ड्रॉप के चार्ज का था। क्योंकि ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कैसा आया, इलेक्ट्रॉन चिपके वहां पे, गैस का आयोनाइजेशन हुआ, ऑयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन स्टिक हुए, उन इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ही तो ये है। तो इसका मतलब ये जो n है, कैन आई टेल दिस n इज समथिंग लाइक इंटीजर 1 2 3 लाइक दैट। n तो इंटीजर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो चार्ज आया, सबसे छोटा द लोवेस्ट चार्ज, वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का ही तो होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी तो उसके मल्टीपल है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू दिस मच, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू दिस मच, n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू दिस मच। इसका मतलब हम बार बार इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लोवेस्ट, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द सिंगल पार्टिकल। तो यहाँ से जब देखा गया तो सारे ऑयल ड्रॉप पे चार्ज इसका इंटीजर मल्टीपल था, तो इससे हमने कंक्लूड किया द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। इस तरह से हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। क्लियर? तो इज देयर एनी डाउट इन दैट एक्सपेरिमेंट, कैसे ये फोर्स बैलेंस हुई, कैसे ऑयल ड्रॉप स्टैटिक हुई, कैसे ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आया, कैसे ये एक्सप्रेशन लिखा, एंड हाउ वी कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनी डाउट? What is purpose of telescope, X-ray, atomizer spray? What is purpose of these opposite charge plate? इसमें किसी को डाउट? Agam and Swani, is there any doubt in this experiment? Millikan's No, oil sir. drop? No, sir. No doubt. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हालांकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, बोर्ड लेवल पे पूछे तो पूछ सकते हैं। चलिए नोट डाउन। ये जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है। तो ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, ऑयल ड्रॉप पे दिस मच इनटू n, कितने इलेक्ट्रॉन है इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जिससे छोटा सा न्यूमेरिकल है, एन ऑयल ड्रॉप हैज -6.59 into 10 raised to power -19 coulomb charge. How many electrons this drop has? How many electrons this oil drop have? इस ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन स्टिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं इस ऑयल ड्रॉप? ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय दिस मच,
चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप कितना है, माइनस ऑफ 6.59 into 10 की पावर minus 19. So we can equate this charge on oil drop n into minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 इसके बराबर होता है. इक्वेट कर दो. ऑयल ड्रॉप का चार्ज क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चों, -6.59 into 10 raised to power minus 19. This is equal to n multiplied by minus 1.6 into 10 raised to power minus 19. Clear? So 10 raised to power minus 19 cancel out. So if we can cancel out this minus on both sides, and if we check, this n is going to be 6.59 divided by 1.9. Clear? 6.59 divided by 1.6. Clear? So something rough approximation लें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, can you tell me? n is 6.59 divided by 1.6. 1.6 मतलब 6 into 2 से मल्टीप्लाई करो 32, 6 into 3 से करो तो कितना हो रहा है, 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे that become 64. 16 4 64. So something this is close to 4. So this is 4 point something. 4 point यहाँ पे कुछ और आएगा. बट m तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 4.1 इलेक्ट्रॉन? Getting my point? 4.2 इलेक्ट्रॉन. Number of electron can't be in decimal, so we can take approximation. जैसे ही अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आंसर आ जाएगा 4. इसका मतलब उस ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन. तब जाके चार्ज कितना था, -6.59 into 10 raised to power -19 कूलम. इसको नोट डाउन करो. Sir, noted. ओके फाइन. तो ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना आना चाहिए किस तरह से ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंप्यूट करते हैं. फाइन. राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर होमवर्क. ये क्वेश्चन आप ट्राई करना और पता करके मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करना. क्लियर? आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास. राइट डाउन. एक्सप्लेन द एनोड रे एक्सपेरिमेंट. हमने कैथोड रे तो डिस्कस कर लिया. नाउ दिस इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट. Explain anode ray experiment and write the properties of anode rays. Explain anode ray experiment and write the properties of anode rays. Clear? Fine. Now come to next point. Discovery of न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देख लेते हैं. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई थी. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद सबसे लास्ट में किसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों? न्यूट्रॉन की. और इसका रीजन क्या था? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई न्यूट्रॉन डिस्कवर सो लेट? एनीवन? अगम, सुवेनी, क्या रीजन हो सकता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो सबसे लास्ट में की गई, सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ? क्या सर लॉजिक हो सकता है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं जिसकी वजह से उसके चार्जेस का good. पता नहीं चल रहा था. बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन. क्लियर? न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होगा तो वो बिहेव ही नहीं करेगा किसी तरह से, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज. और न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी थोड़ी लेट ही होती. क्लियर? तो इट वाज डिस्कवर्ड लेट ड्यू टू इट्स न्यूट्रल नेचर. Due to its neutral
चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रिएक्शन से साइंटिस्ट को पता चला था? एंड दैट रिएक्शन वाज द टारगेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर द बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम है, यह है हीलियम 284, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अल्फा पार्टिकल टारगेट किए बेरिलियम पे, तो ये कन्वर्ट हो गया 6p12 and 0 and 1. This is your neutron. This is your neutron. तो न्यूट्रॉन से रिलेटेड बस आप एक ही बात याद रखें कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में क्या किया गया, बेरिलियम की एटम पे अल्फा पार्टिकल टारगेट किए, तो रिजल्टेंट हमें मिला कार्बन 6p12 और उसके साथ एक न्यूट्रॉन। डन। नाउ नेक्स्ट इज important fundamental particles. Write down some fundamental particles of atom. Some fundamental particles of atom. Fine. तो देखो फंडामेंटल पार्टिकल में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसे रिलेटेड सारा डिस्कशन करना है, उनके चार्ज से रिलेटेड, उनके मास से रिलेटेड, नेचर, डिस्कवरी किसने की, गेटिंग माय पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पार्टिकल, नेक्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ डिस्कवरर, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ दैट पार्टिकल, इसके बाद हम देखेंगे चार्ज ओवर दैट पार्टिकल, नेक्स्ट टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मास, एंड लास्ट कुछ एडिशनल बातें। देन तो सबसे पहले हम पार्टिकल लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहला पार्टिकल, लेट्स सपोज इट इज इलेक्ट्रॉन। तो सभी को याद होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, इट वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। व्हाट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, लास्ट वाले में हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कैन यू टेल मी व्हाट वाज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए यूनिट के साथ, -1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये है कूलम के अंदर। अच्छा, आपने चार्ज की यूनिट पढ़ी होगी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? दिस इज एमकेएस यूनिट। एनीवन नोज व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की एमकेएस, दो सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एसपीएस। तो एमकेएस के अंदर चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सी स्टैंड फॉर कूलम। और सीजीएस सिस्टम के अंदर बच्चों चार्ज की यूनिट होती है ईएसयू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू। तो कूलम के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू ये है, और ईएसयू में बात करें तो इट इज -4.8 into 10⁻⁻10, दिस मच ऑफ ईएसयू, दिस मच ऑफ ईएसयू। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन के मास पे कमेंट करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल है, बहुत कम मास है, दैट इज -9.1 into प्लस के अंदर 9.1 into 10⁻⁻31, दिस मच ऑफ केजी, दिस मच ऑफ केजी। क्लियर? 10⁻⁻31 मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है। सिंबल की बात करें तो सिंबल इज -1 E0, इस तरह से डिनोट करते हैं। -1 नीचे है सबस्क्रिप्ट में, और E बेस में, और 0 है सुपरस्क्रिप्ट में। -1 EG, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज। तो चार्ज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कूलम में पूछे तो -1.9 into 10⁻⁻19 कूलम। ईएसयू में पूछे तो -4.8 into 10⁻⁻10 ईएसयू। ठीक है, ईएसयू की फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
electrostatic unit, that is previous unit of charge. previous system में charge की unit. Fine. Come to next point, that is proton. Proton was discovered by Goldstein. Proton is positively charged particle. Proton is positively charged particle. If we talk about charge of proton, it is exactly same as electron, but in positive way. ये नेगेटिव है, ये प्लस का 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम के इक्वल होगा. ESU में बात करें तो वो भी सेम होगा, बट वो नेगेटिव में था. इट इज इन पॉजिटिव वैल्यू 4.8 into 10 raised to power -10, this much of ESU, like that. Next is the mass of proton, which is very important. Is 1.67 T into 10 raised to power -27 kg. And the proton is represented by 1h1, like that. 1h1. This is the representation of proton. Fine. Third one देखो. Third is neutron. Neutron was discovered by James Chadwick. Neutron, the nature of this particle is neutral, so charge is going to be 0, isn't it? Neutral है तब charge कितना हो जाएगा? 0. ठीक है. If we talk about mass of neutron is 1.675 into 10 raised to power -27, this much of kg. Then that was 1.673 and this is 1.675. ठीक है. And the representation of neutron, the symbol of neutron is 0 and 1. Fine. So that was all about electron, proton and neutron. You must remember these certain information about these fundamental particles. ठीक है. एक simple सा question. Can you tell me whose mass is the most? Mass of neutron, mass of proton or mass of electron? चेक करके बताओ किसका मास सबसे ज्यादा है? So neutron. न्यूट्रॉन का. वेरी गुड. हाउ? देखो इलेक्ट्रॉन से तो दोनों ही बड़े हैं. इलेक्ट्रॉन का पावर था 10 की पावर -31 और यहाँ पे 27, यहाँ भी 27. ठीक है. The neutron is having mass of 1.675 and the proton is having mass of 1.673. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से तो दोनों ही हैवी हैं, काफी हैवी हैं, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम है और दोनों में देखें तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी है. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट डाउन. लिखा सभी ने? So noted. ओके फाइन. चलिए यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो. किसी को याद है एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन था? क्या कुछ ऐसा ही रिलेशन था? याद करो. 1 AMU was something 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम. याद है किसी को? एएमयू और ग्राम का रिलेशन लगभग इतना ही था. तो देखो जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखोगे ग्राम के अंदर, दिस इज इन केजी. 1000 से मल्टीप्लाई करो ग्राम में आ जाएगा. 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 24 हो जाएगी. यहाँ भी 24 हो जाएगी.
So isn't it 1.6 into 10 to the power minus 24 gram, something like 1 AMU? This is correct. The mass of electron and proton, or neutron and proton is nearly equal to 1 AMU. This is very important fact. ये जो मास है ये लगभग 1 AMU के इक्वल है, नियरली इक्वल टू 1 AMU. और जो इलेक्ट्रॉन का मास है that is equal to 1/1835 times of AMU. 1/1835 times of AMU. क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं. की वैल्यू जरूर याद रखना. जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो नियरली 1 AMU इक्वल होता है. नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बिल्कुल बेसिक था. राइट डाउन. कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज of electron, proton and neutron. Calculate specific charge of electron, proton and neutron. अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं. ये तो हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था. स्पेसिफिक चार्ज is the ratio of charge by mass, Q by M ratio. Charge by mass. Fine. तो देखो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहा वैल्यू? दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 coulomb and mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 of kg. So it is something 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर kg. तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ वी नो द चार्ज एंड मास, सिंपली डिवाइड द मास बाय चार्ज, यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक. ठीक है. देखो नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का कौन बताएगा? ये तो सबसे सिंपल है, नो कैलकुलेशन. What is the specific charge of neutron? Anyone? 0. 0. Very good. कैसे पता चला? न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो 0 में से किसी को डिवाइड करो, that would be 0. So charge is 0 and the mass is 1.675 into 10 raised to power 27 kg, which is something 0. That we can calculate for proton as well. Proton specific charge. For proton specific charge, again charge by mass. Charge of proton is something 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Mass is 1.673 into 10 raised to power this one 27 this much of kg. इसको जब कैलकुलेट करोगे you will get the answer in coulomb per kg. देन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. पावर ऊपर जाएगी तो सोल्व करना क्या आएगा? 1.6 into 1.673 into 10 की पावर -19 plus 27 this much of coulomb per kg. ओके. अच्छा, इनके अलावा एक दो और पार्टिकल है जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखनी और काफी इंपॉर्टेंट है. दैट इज अल्फा पार्टिकल. आपने सुना भी होगा रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया. So what is that alpha particle? Note down. If we talk about this alpha particle, this is represented by 2He4. इसको इस तरह से डिनोट करते हैं.
या फिर अल्फा लिख देते हैं, या फिर He प्लस प्लस लिखते हैं, डबली आयोनाइज हीलियम आयन, डबली आयोनाइज, 2 बार आयोनाइज हो जाए, डबली आयोनाइज हीलियम आयन, दिस इज अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल की बात करें बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, charge of alpha particle is twice the charge of proton। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन की चार्ज का डबल। एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अल्फा पार्टिकल की दोनों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? डबली आयोनाइज हीलियम आयन, रिप्रेजेंटेड बाई 2He4 या He++ या He+2। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के चार्ज का डबल। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? प्रोटॉन के मास का 4 गुना, 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। नोट इट डाउन। Noted, sir. Okay, fine. So is there any doubt in today's lecture? Sueni and Agam, आज के लेक्चर में कोई डाउट? ऐसा कोई No, पॉइंट जो sir. आपको कम समझ में आए हो? नो Any- सर। तो नोट्स अगम आपने बना लिए नोट्स? मुझे रोज Yes, रोज sir. पूछना पड़ Sir, रहा है, only कल का काम बचा है सर, कल का थोड़ा सा सर I have to do sir. अदरवाइज आई हैव टू टेक सम एक्शन। बहुत दिन हो गए, रोज रोज मुझे पूछना पड़ता है। सर सेकंड चैप्टर भी सर सेंड करना है। सेकंड चैप्टर एंड होने को ओके सर। क्लियर, फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका, फर्स्ट पे सेंड करो, जैसे सेकंड एंड होगा, सेकंड एंड होते ही उसी दिन सेंड करना है। इस बार की तरह आपको एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। Sir, NCERT questions. What about NCERT questions sir, that we have to do on the NCERT? copy sir? That we have to do on copy for sure. Everyone, Suemi, Sahaj, and you also you have to do on notebook, and you can ask if you have any doubt. I got notes of one student yesterday, so everyone is supposed to submit their notes after the completion of each chapter in the Yes, in sir. PDF form. In PDF form, clear? Yes sir. Fine. So, are you comfortable in chemistry? Atomic structure तो समझ में आ रहा होगा आपको वो कम। Yes sir. ज्यादा अच्छा कौन सा चैप्टर था, मोल कंसेप्ट या एटॉमिक? सर अभी तो सर ये चैप्टर का सर अभी थोड़ा बेसिक ही चल रहा है, फिर जब सर थोड़ा मतलब हाँ सर हाँ, आगे आगे बढ़ते जाएंगे सर फिर पता चलेगा। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग, बस यही बात होती है। मोल भी जब मैंने स्टार्ट करवाया तो सबसे पहले मैटर आया, क्लासिफिकेशन देखे, यूनिट देखी, तो लग रहा था ये तो सारी चीजें पढ़ी हुई है, सर क्या पढ़ा रहा है, क्लियर। बट जैसे जैसे चैप्टर आया, मूल कॉन्सेप्ट में घुसे, एटॉमिक मास एक्सटेंड किया, तब वो एकदम चैप्टर का जो है चिट्ठा खुलता है। तो इसी तरह से हम जल्दी जजमेंट नहीं कर सकते। तो बट ओवरऑल दिस इज अ फैक्चुअल चैप्टर, काफी फैक्ट बेस्ड है, और एज कम्पेयर टू मोल कॉन्सेप्ट इट इज अ बिट इजी चैप्टर। इसमें भी इक्वेशंस आएगी, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ऑल्दो, बट इट इज गोइंग टू बी इजी। Sir, So you what have is the to learn basis of this chapter according to the competitive sir? according to competitive. See, actually in nowadays, in today's scenario, आज की बात करें तो no chapter is fixed weightage. No chapter is having a fixed weightage. Getting my point? If we talk about ionic equilibrium, there is a chapter named in chemistry ionic equilibrium in class 11 itself. वो चैप्टर एक अच्छा चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फाइन, काफी बार उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आता, काफी बार उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, एक भी क्वेश्चन। बच्चा जिसको 20 दिन पढ़ता है
टीचर जिसको क्लास में 20 डेज रेगुलरली उसको पढ़ाता है और उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता, तो इन टुडे सिनेरियो इट इज नॉट फिक्स दैट इसमें से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे बोर्ड में होता है ना कि 6 नंबर का इसका वेटेज है, तो 6 नंबर में से 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन 4 का और एक क्वेश्चन 2 का आ सकता है, like that. So there is no such trend in competition. But one thing, this is the important chapter. So you can expect 1 or 2 questions. And I hope you know each question is having weightage of 4 marks, +4 and -1. सही किया तो +4, नहीं किया तो -1, गलत किया तो -1, नहीं किया तो 0. क्लियर? तो एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, दैट्स इट, 2 से ज्यादा नहीं बनते। जैसे मैंने बताया इसको सारा फैक्ट है, तो एग्जामिनर वो टारगेट करता है जहाँ पे ट्विस्ट आए, क्वेश्चन में मजा आए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, बच्चे का दिमाग घूमे, बच्चा रिएक्शन लिखे, मोल निकाले, रिलेट करे, फिर मार्क्स निकाले। तो इस तरह के चैप्टर जो है काफी टारगेट किए जाते हैं। तो ओवरऑल मैक्सिमम ऑफ 2 एंड मिनिमम ऑफ 1, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं आता। कभी कभार जेई एडवांस में यू आर इन मेडिकल डायरेक्शन, जेई एडवांस में काफी बार पैराग्राफ आ जाता है। नीट का पैटर्न तो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं 4-4 मार्क्स के, बट जेई एडवांस में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, इंटीजर टाइप हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल करेक्ट, अलग अलग पैटर्न होते हैं। जेई एडवांस में इसमें से पैराग्राफ आ चुका है, दैट पैराग्राफ इज ऑफ मिनिमम 10 मार्क्स। So as I told you, no chapter is fixed in today's scenario, but minimum is 1 and maximum 2 ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे इससे। Fine. Any other doubt? अच्छा क्वेश्चन था। Fine. So in every chapter ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बड़ा है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, वो कोई चैप्टर छोटा है और इजी है उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे। There is huge uncertainty, बहुत अनसर्टेनिटी है पेपर में। यदि ऐसा ही होता कि हार्ड चैप्टर और लेंथी चैप्टर जो है वो ज्यादा आएगा और इजी वाला कम आएगा, तो बच्चा उस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर लेगा कि मैं हार्ड वाले को बहुत अच्छे से करूं और इजी वाले को ऊपर ऊपर से पढ़ के जाऊं। तो एग्जामिनर है वो माइंड सेट बदलता रहता है। तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू बी अपडेटेड, आपको भी अपडेट होना। जैसे अब अभी तो 11th क्लास है, जो होमवर्क मिल रहा है, जो मॉड्यूल आपको मिलेंगे कैरियर पॉइंट से, do those modules, these are more than sufficient, and attend my lecture and maintain notes। ये जो notes है, these are your goal, इनको आपको अच्छे से मेंटेन करके रेगुलरली पढ़ते जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ कि बच्चे ने नोट कैसे मेंटेन किए और कितना हद तक उसको याद है। देयर आर loads of strategies you have to work on, you have to be updated about exam pattern। काफी बार एग्जाम के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, अब नीट और एम्स साथ हो गया। गेटिंग में कौन पूछ सकता है, नीट भी साल में 2-3 बार अटेम्प्ट हो, जैसे अभी तक साल में 1 बार ही नीट ऑर्गेनाइज होता है। यू हैव टू बी अपडेटेड अबाउट ऑल दोस। Yes, sir. Then fine, so if you have any doubt regarding academic you can ask, और आपको ऐसे डाउट्स भी होते हैं रिगार्डिंग कैरियर रिलेटेड और एग्जाम पैटर्न related, you can put those doubts also. Fine. So thank you so much, Pacho. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you.